हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए, फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको आज के वीडियो में चैप्टर 4 जो है कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो आप जान लीजिए कि रसायन को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला होता है भौतिक रसायन, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन और तीसरा कार्बनिक रसायन। तो एक कार्बनिक रसायन कहते किसे हैं? तो हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न के अध्ययन को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे सबसे सरल हाइड्रोकार्बन CH4 मेथेन होता है। तो यह हाइड्रोकार्बन क्या है? जब कार्बन और हाइड्रोजन मिल करके यौगिक बनाते हैं तो उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न कहने का क्या मतलब हुआ? मतलब यही पर अगर CH4 है और CH4 में हम एक H को हटा के वहां पर OH जोड़ देंगे तो उसका नाम मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि CH4 में से एक H को हटा के अगर हम NH2 जोड़ दें तो उसका नाम मेथिल एमीन हो जाएगा। तो वही हाइड्रोकार्बन और उसके व्युत्पन्न कहने का मतलब कि हाइड्रोजन को हटा के और दोसर क्रियात्मक समूह को यदि हम जोड़ देते हैं तो उसका नाम बदल जाता है और उसी का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो वही कहा गया आपको कि हाइड्रोकार्बन तथा इसके व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटा के दूसरा क्रियात्मक समूह को जोड़ करके जो यौगिक बनेगा उसका जो हम अध्ययन करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि कार्बन की उपस्थिति मतलब हमारे पृथ्वी पर जो है कार्बन किस रूप में पाया जाता है, कै % उसकी उपस्थिति है। तो कार्बन की उपस्थिति पृथ्वी पर जो है 0.02% है, जबकि वायुमंडल में यह कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो गैस है वो 0.03% पाया जाता है। अगला पॉइंट है कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने यह बतलाया कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित प्राणियों यानी जीवित पदार्थों में ही पाया जाता है, इसे हम प्रयोगशाला में बना नहीं सकते हैं। इसी को बर्जीलियस ने क्या कहा? जीवन शक्ति का सिद्धांत नाम दिया कि मतलब कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन है, वसा है, आपको कार्बोहाइड्रेट है, एमिनो अम्ल है, DNA है, RNA है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये जो जीवित प्राणियों में पाया जाता है उसी से हम कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्रयोगशाला में कभी बनाया नहीं जा सकता है। यह बात किसने बतलाया? बर्जीलियस ने बताया और इसी सिद्धांत को हम जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन सबसे पहले वोहलर साहब ने अमोनियम साइनाइड जिसका सूत्र होता है NH4CnO उसको गर्म करके और सबसे पहले यूरिया जो हम लोग उपयोग करते हैं खेतों में उजला उजला दाना वाला, उसी का सूत्र होता है NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2।
यूरिया। तो इसी यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में ओहलर साहब ने बनाया था। उसी दिन से जो उनकी मान्यता थी जीवन शक्ति के सिद्धांत, बर्जीलियस साहब की मान्यता का अंत हो गया और लोगों को यह विश्वास हो गया कि प्रयोगशाला में भी हम क्या कर सकते हैं जी, कार्बनिक यौगिक को बना सकते हैं। और आजकल आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश वस्तुएं जो इस्तेमाल करते हैं सारे के सारे कार्बनिक यौगिक का ही देन है। आजकल 1,60,000 करोड़ के लगभग कार्बनिक यौगिक का उत्पादन हो चुका है, जिसका हम दिन रात उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि जीवन मरण का जो सवाल है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ होती है, सारे कार्बनिक यौगिक का ही बना हुआ होता है। विस्फोटक पदार्थ होते हैं, डायनामाइट है, TNT है, TNV है, बेंजीन है, अल्कोहल है, ईथर है, एस्टर है, इत्यादि का जो हम इस्तेमाल करते हैं सब कार्बनिक यौगिक का ही देन है। तो अमोनिया जो है, अमोनियम साइनाइड से यूरिया नामक यौगिक सबसे पहले किसने बनाया था? ओहलर ने बनाया था। उसी दिन से जीवन शक्ति के सिद्धांत का अंत हो गया। अब कहता है कि कार्बन के अपरूप या बहुरूप क्या है? तो जब भी आपको अपरूप या बहुरूप, यह परिभाषा से ही स्पष्ट होता है, शब्द से ही स्पष्ट है कि जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसी को हम अपरूप या बहुरूप कहते हैं। तो ये कार्बन के अपरूप या बहुरूप क्या है? कार्बन कई रूपों में पाए जाते हैं, इसी को हम कार्बन का अपरूप कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये सभी कार्बन का ही अपरूप होता है। तो यही 3 रूपों में पाया गया, एक से अधिक रूपों में कार्बन पाया गया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कार्बन का अपरूप कहते हैं। अब जो है आपको कहता है कि हीरा जो होता है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है। कार्बन के अपरूप हीरा की संरचना त्रिविमीय होती है, मतलब तीनों दिशाओं में, त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल इसकी संरचना होती है। किसकी? हीरा की, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक से काफी मजबूती के साथ बंधा होता है। इसीलिए हीरा दुनिया के सबसे अधिक कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है कि हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, क्यों? तो इसका कारण यही है कि उसकी संरचना त्रिविमीय होती है तथा प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु, उसकी संयोजकता 4 होती है। इसलिए 4 गो हाइड्रोजन अन्य के साथ सहसंयोजक बंधन बना के काफी मजबूती से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि हीरा दुनिया का सबसे अधिक कठोर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब अगला जो पॉइंट है कि हीरा विद्युत के कुचालक जबकि ग्रेफाइट विद्युत के सुचालक होता है, ऐसा क्यों? अब आप भी सोच सकते हैं कि कार्बन का ही अपरूप हीरा है और कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी है, फुलेरीन भी है। तो जब हीरा विद्युत का कुचालक है तो फिर ग्रेफाइट उसका सुचालक कैसे हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ देखिए कि ग्रेफाइट की जो संरचना होती है वो षटकोणीय संरचना होती है, मतलब उसमें 6 कोण बनता है और वलय रिंग की तरह, बलिया की तरह जुड़ा होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा सहसंयोजक बंधन से जुड़ा रहता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन उसका मुक्त रहता है, फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है, जो कि घूमने का काम करता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो आप ऐसे भी जानते हैं कि विद्युत धारा आयनों का प्रवाह होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होता है।
तो ग्रेफाइट में क्या है कि कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, जिसमें 3 जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से साझा करके 3 को सहसंयोजी बंधन बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। वही इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण जो है ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। जबकि हीरा में क्या होता है कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन बंधन के द्वारा सहसंयोजक रूप में बंधे होते हैं, इसीलिए वह जो है अचालक होता है हीरा, और यह विद्युत का सुचालक होता है। अब अगला है फुलेरीन। तो फुलेरीन में जो होता है कि 60 कार्बन परमाणु, माने कार्बन के 60 परमाणु आपस में जुड़कर एक फुटबॉल गोलाकार की तरह संरचना बनाता है। इसीलिए इसे बकमिंस्टर फुलेरीन या बक्की बॉल के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कहने का है कि कार्बन का एक तीसरा जो अपरूप होता है जिसका नाम फुलेरीन है, तो उसमें 60 कार्बन आपस में जुड़कर गेंद की तरह संरचना बनाता है। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलेरीन या बक्की बॉल के नाम से भी जानते हैं। अब अगला पॉइंट है कार्बन का श्रृंखलन गुण क्या है। तो देखिए, कार्बन के अनेक परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। जैसे आप साइकिल के चेन को देखते हैं, ये छोटे छोटे आकार का जो अणु मिल करके और बड़ा पूरे चैन का निर्माण करता है, उसको एक भाग को तोड़िएगा तो मात्र 1 इंच 1.5 इंच का होता है, जो कि जुड़कर एक बड़ी लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। उसी प्रकार से जंजीर का भी निर्माण होता है। तो कार्बन क्या करता है तो उसी प्रकार से जुड़ करके एक श्रृंखला बनाने का काम करता है, और यही जो श्रृंखलन गुण कार्बन में पाया जाता है, इसी गुण को हम कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। अगला पॉइंट है कि कार्बन की बंधन प्रवृत्ति क्या है। तो कार्बन जो है आपस में 3 प्रकार के बंधन का निर्माण करता है। एक तो है एकल बंधन, दूसरा है द्विबंधन और तीसरा है त्रिबंधन। तो तीनों प्रकार के बंधन बनाने की क्षमता कार्बन में पाई जाती है। तो अब कहिएगा कि एकल बंधन कहाँ बनेगा, द्विबंधन कहाँ बनेगा और त्रिबंधन कहाँ बनेगा। तो हमेशा आप याद रखेंगे कि जब एल्केन श्रेणी के कोई भी सदस्य आपस में जुड़ेगा तो वहां पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन बनेगा, जिसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, ये सारे एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं और सभी में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन एक बंध पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। उसी प्रकार से जब एल्कीन समूह की बात जब हम करेंगे, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु द्विबंधन का निर्माण करते हैं। तो द्विबंधन बनाते हैं, उसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, और जैसे में हो जाएगा आपको एथिलीन हो जाएगा, प्रोपिलीन हो जाएगा, ब्यूटिलीन हो जाएगा, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिनील, ऑक्टिनील, डेकिनील इत्यादि हो जाएगा। तीसरा बंधन में जो है आपको ओभी का, जब कार्बन कार्बन परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तो उसे त्रिबंधन कहा जाता है। जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, इस प्रकार से तीनों श्रेणी का वह निर्माण करता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा कि एल्काइन में
ट्रिपल बंधन मतलब त्रिबंधन, एल्कीन में द्विबंधन और एल्केन में एकल बंधन पाया जाता है। तो अब आपको यह कुछ संरचना सूत्र को बताया गया है। ये देखिए एथीन, ये डबल बंधन हुआ, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बंधन। तो यहाँ पर H और H दिया गया है। आप हमेशा याद रखिएगा कोई भी संरचना सूत्र लिखते समय कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 बंधन, एक 3 एक 4, इस कार्बन की संयोजकता 4 हो गई। अब इस कार्बन पर बात करेंगे तो 2 यह हुआ, 1 और 1, इसका भी 4 बंधन पूरा हो रहा है, इसलिए एथीन का यह संरचना हुआ। अब एथाइन में आइएगा तो H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C। तो इस कार्बन की संयोजकता की बात करें तो 3 और 1 4, इसका भी बंधन 4 हो गया। इस कार्बन की बात करें तो 1 का 3 4, ये बंधन जो बीच वाला होता है दोनों कार्बन में गिनती होता है, इसीलिए एथाइन का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब है आपको संरचना सूत्र को जो बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कहेगा कि मेथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि एल्केन से जब एक H परमाणु विस्थापित हो जाता है तो एल्कील समूह बनता है। जैसे मेथिन का सूत्र क्या होता है, CH4। तो अगर हम CH3 बोले, एक H कम कर दे तो मेथिल हो जाएगा। उसी प्रकार से एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6। तो C2H6 में से अगर हम एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5, तो एथिल हो जाएगा। अगर आपको कहे कि प्रोपील एल्कोहल लिखिए तो उसमें क्या करेंगे, C3 तो H7 कर देंगे। इस प्रकार से आपको मेथिल कहे, एथिल कहे, ब्यूटील कहे, पेंटील कहे, हेक्सील कहे, हेप्टील कहे, ऑक्टील कहे, नोनील कहे या डेकील कहे, कुछ भी कहे तो उसका हम सूत्र लिख देंगे और जो क्रियात्मक समूह कहेगा वो लगा देंगे। अगर एल्कोहल कहेगा तो वो H जोड़ देंगे। तो आपको कहेगा जी एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, तो C2H5 बॉन्ड OH। अगर कहेगा प्रोपील एल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा जी, तो C3H7 बॉन्ड OH हो जाएगा। अगर आपको कहे कि मेथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखेंगे, क्रियात्मक समूह को आप जरूर याद कर लेंगे, जिससे आपको नामकरण करने में सुविधा होगी। तो NH2 से एमीन होता है और CH3 हमने अभी बताया है कि मेथिल होता है। तो मेथिल में NH2 जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन हो गया। अगर परीक्षा में आपको पूछ देता है कि चलिए भाई एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है, तो बस C2H5 लिख करके आप NH2 जोड़ दीजिएगा तो एथिल एमीन हो जाएगा। प्रोपिल कहेगा तो C3H7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप रटे नहीं, समझने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में नहीं छूटेगा, ये हमारी 100% गारंटी है। अब अगला है देखिए कि क्लोरोमेथेन, इसी को दूसरी भाषा में मेथिल क्लोराइड भी आप कह सकते हैं। क्या है कि अभी मैंने सूत्र बताया है कि CH3 से मेथिल, तो ये देखिए H और C, तो CH3 से मेथिल हो गया। आगे मैंने क्लोरो जोड़ दिया है तो क्लोरोमेथेन हो गया। चाहे इसी को मेथिल क्लोराइड भी कहते हैं। अगर उसी जगह हम हाइड्रोजन ग्रुप के ब्रोमीन को जोड़ देंगे तब ब्रोमोमेथेन हो जाएगा। अगर हम I को जोड़ देंगे तो आयोडोमेथेन हो जाएगा। अगर हम F को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोमेथेन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो भी कुछ पूछे, आप एक क्वेश्चन को जब समझ जाते हैं तो हजारों क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का YouTube चैनल और उठाते रहिए लाभ, और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े कि और अच्छा से समझाने का प्रयास करूं। जय हिंद, जय भारत।